देखिए एविडेंस में आपका सेक्शन 6 पढ़ाया गया था भाई आपका रेजिस्टेंस यानी कि तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत। ये आपका एक क्वेश्चन इस पर बनता है, चाहे समस्या बन जाए या केस बन जाए या सिद्धांत बन जाए या आपका टेप रिकॉर्डर भी कई बार पूछा गया है कि टेप रिकॉर्डर किस सेक्शन में सुसंगत है। और वह आपका जो पूछा गया है केस भी याद रखना है। एक केस लीडिंग केस जो है RM मलकानी का बताया गया था। अब आइए आपका सेक्शन 7 चला जाए। जहाँ तक सेक्शन 7 की बात है आपका धारा 7 से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पहला जो क्वेश्चन आपका प्री में बनता है वह आपका ये बनता है, आपका कह सकते हैं का ये आपका जो सेक्शन 7 और 8 में कोरिलेट करके बनता है। देखिए सेक्शन 7 में आपका क्या क्या रेलेवेंट है एविडेंस की धारा। आपका तीन बातें याद रखना है। आपका पहला जो रेलेवेंट है प्रसंग यानी कि ओकेजन यानी कि प्रसंग मतलब अवसर। दूसरा रीजन यानी कि हेतुक, हेतुक मतलब कारण या काज। और तीसरा आपका इफेक्ट या परिणाम या प्रभाव। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से पहले निकाला जाए तब आपका बेयर एक्ट और एक दो केस हैं। फिर यहाँ से आपका दृष्टांत भी पूछा जाता है और जो दृष्टांत पूछा जाता है वह पैरों के चिन्ह से यहाँ आपको उठाना है कि जो पैरों के चिन्ह होते हैं वह किस रूप में रेलेवेंट माने गए हैं। यानी कि जो पैरों के निशान हैं उसमें भी आपका क्वेश्चन आता है। तो पहले मॉडल बनाइए भाई, आपका ये मॉडल ज़्यादा बना है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्शन 7 में क्या क्या रेलेवेंट हैं अर्थात क्या क्या सुसंगत या उचित माना गया है। तो दे देगा प्रसंग, दूसरा हेतु और तीसरा परिणाम उपर्युक्त सभी। पहला आसान क्वेश्चन तो उपर्युक्त सभी मारना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है कि धारा 7 के तहत क्या सुसंगत नहीं है, तीन ऑप्शन ये देगा और चौथे ऑप्शन में या तो हेतु देगा या आपका तैयारी देगा या आचरण देगा। तो मोटिव या हेतु या प्रिपरेशन या तैयारी दे या कंडक्ट दे तो ये सेक्शन 7 में रेलेवेंट न होकर आपका सेक्शन 8 में रेलेवेंट है। तो ये भी मॉडल आपका बन चुका है। फिर तीसरा मॉडल देखिए कि धारा 7 में क्या सुसंगत हैं, ये पूछा गया है। तीन मॉडल में चार शब्द बता रहा हूँ, हेतु, तैयारी, परिणाम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सेक्शन 7 में ये जो तीन शब्द मैं बताया, आपका हेतु, इसके बाद आपका तैयारी और परिणाम या इफेक्ट या प्रभाव। तो सेक्शन 7 में आपका कौन तथ्य सुसंगत बनाया गया है, इसमें से परिणाम। ये सतर्क रहिए, क्वेश्चन कई बार बना है। फिर सेक्शन 8 से हेडिंग में बनता है और वह जो हेडिंग में बनता है आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 7 में क्या क्या सुसंगत है, मोटिव या हेतु, दूसरा प्रिपरेशन या तैयारी, तीसरा कंडक्ट, चौथा उपर्युक्त सभी। तो ये जनरल क्वेश्चन है, क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी 8 में पूछे तो। फिर आपका MP में पूछा गया कि प्रीवियस कंडक्ट रेलेवेंट है कि सब्सिक्वेंट की दोनों, यानी कि घटना का पूर्व का आचरण कि घटना के बाद का आचरण की दोनों। तो आपका दोनों मारना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन सेक्शन 8 से बना है। अगला मॉडल देखिए, मॉडल ये सब बन चुके हैं कि धारा 8 में क्या सुसंगत हैं, ये पूछा गया है। दे दिया परिणाम, हेतु,
हेतु इनमें से कोई नहीं। तो बताइए धारा 8 में इनमें से कौन सुसंगत है? हेतु। तो तीन तीन शब्द याद करके जाइए, रट कर जाना है, यहाँ से गलती न हो। हेतु या कारण दे, प्रसंग या अवसर दे, या आपका कह सकते हैं इफेक्ट या परिणाम दे, तो सेक्शन 7 में लाना है। और हेतु या मोटिव दे, प्रिपरेशन या तैयारी दे, कंडक्ट दे, चाहे प्रीवियस या सब्सिक्वेंट, तो ये किस सेक्शन में लाना है? आपका 8 में। ये कम से कम शुरुआती दौर में आप तैयार रखेंगे। अब आइए सेक्शन 7 को तोड़ा जाए और एकाएक शब्दों को देखा जाए। और आपका 3 दृष्टांत दिए गए हैं, इसमें भी आपका दूसरा दृष्टांत भी पूछा जाता है, पहला भी और तीसरा भी, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जो है वह पैरों के निशान है, यानी कि एलिस्टेशन नंबर कौन सा? सेकंड, उसको अंडरलाइन कर लेना है। देखिए पहले बैरक को तोड़ा जाए। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं, तो वे तथ्य रेलेवेंट या सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित हों। यानी कि पहला ये आया कि ऐसे तथ्य जो सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के अव्यवहित, अभी हम बता रहे हैं, अव्यवहित हो या सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के। अगला आपका है अन्यथा प्रसंग, हेतु या परिणाम हो। अन्यथा मतलब अदरवाइज, यानी कि किसी अन्य प्रकार से क्या हो? आपका प्रसंग हो। अभी हम प्रसंग बताएंगे। या अगला क्या कह रहा है? हेतुक हो या क्या हो? इफेक्ट या परिणाम हो। ये आपका 3 शब्द आए। फिर आपका बेरेट आगे देखिए। या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए, या जिसने उनके घटित घटने का या संव्यवहार का अवसर प्रदान किया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु स्थिति को, यानी कि उस आपका हालात को या उस परिस्थिति को जो बताते हैं, जो तथ्य जिसमें कोई संव्यवहार घटित हुआ या जिस परिस्थिति ने कोई संव्यवहार या किसी कार्य को घटने का अवसर प्रदान किया। यानी कि कुल मिलाकर जो हालात होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, क्या वे परिस्थितियां रेलेवेंट साक्ष्य में होंगी कि नहीं? जिस हालात में व्यक्ति ने घटना किया है या कार्य किया है या अपराध किया है, तो वे हालात भी क्या होंगे? रेलेवेंट। तो यही आपका इन्हीं शब्दों को आपको पढ़ना है और इस पर एक दो केस आपका देखना है। पहला देखा जाए, ऐसे तथ्य जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के अव्यवहित हो। अव्यवहित न समझ में आए तो उसको लिखिए इमीडिएट हो। इमीडिएट मतलब होता है तात्कालिक हो। तात्कालिक मतलब पास में हो। पास में मतलब नज़दीक में हो या निकटवर्ती। ना है तो लिख लीजिए भाई। यानी कि अव्यवहित मतलब इमीडिएट। इमीडिएट मतलब पास में, अर्थात रेस जेस्टे का कुछ अंश सेक्शन 7 में भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बातें विवादक या सुसंगत तथ्य के नज़दीक होती हैं, निकट होती हैं या उससे जुड़ी रहती हैं, वे बातें भी क्या बनाई गई हैं? आपका सेक्शन 7 में आपका रेलेवेंट। इसी से रेस जेस्टे हल्का सा निकलता है कि विवादक या सुसंगत तथ्य से क्या है? वह समीप हैं, पास में है। तो ऐसे तथ्यों को भी क्या बनाया गया है? साक्ष्य में सुसंगत। दूसरा आपका दिया है या जो अन्यथा। अन्यथा मतलब किसी अन्य प्रकार से या अदरवाइज। अन्यथा जो शब्द है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका बिहार में भी बना इस शब्द से क्वेश्चन, यूपी में भी जे में बना है और आगे भी हमेशा चांस रहता है। अन्यथा का मतलब हुआ अदरवाइज या किसी अन्य तरीके से, दूसरे तरीके से, यानी कि भले वे तथ्य विवादक या सुसंगत तथ्य के पास या निकट न हो, लेकिन अन्य तरीके से विवादक या सुसंगत तथ्य का क्या बताते हैं, प्रसंग, या क्या बताते हैं, हेतु, या क्या बताते हैं, परिणाम। अभी हम बताएंगे तीनों शब्दों को। पहले अन्यथा शब्द पर दो चार क्वेश्चन निकाला जाए जो बार बार आपका रिपीट कर रहा है। पहला जे का क्वेश्चन निकाला जाए, इक्विटेबल सेटअप या सामयिक मुजराई आपका कहाँ दिया गया है, तो सीपीसी के आर्डर 20 के नियम 19 का उपनियम 3 में। किसमें उपनियम? और सामयिक मुजराई किस शब्द से निकलता है, अन्यथा से। यानी कि न्यायालय अन्यथा भी मुजराई का क्या दे सकता है, आदेश। इसके बाद आपका जो बिहार में क्वेश्चन बना था कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, यानी कि किसके परामर्श पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को कौन भेजता है, आपका राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसी राज्य में, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर, प्रधानमंत्री की रिपोर्ट पर, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर। तो किसकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट पर। लेकिन एक शब्द मिस कर दिया था, हो सकता है नया पूछ ले। राज्यपाल की रिपोर्ट पर, या दूसरा दे देगा अन्यथा राज्यपाल की रिपोर्ट से, अन्यथा दोनों इनमें से कोई नहीं। अब नया मॉडल भी चलना तो क्या मारेंगे, दोनों। ये हो सकता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिल जाए और राष्ट्रपति को रिपोर्ट ही न दे, तो अन्यथा का मतलब कि किसी अन्य प्रकार से यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि इस राज्य का जो शासन है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद संज्ञान में पूछा जाता है सीआरपीसी में अन्यथा, और वह जो पूछा जाता है अन्यथा पर क्वेश्चन एक बनता है 190 सीआरपीसी में। तो 190 के क्लाज 1 का उप क्लाज सी पढ़िएगा, उसमें भी आपका अदरवाइज शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि मजिस्ट्रेट 1A में परिवाद पर संज्ञान ले सकता है, 190 1B में आपका पुलिस रिपोर्ट पर, और 190 1C में किसी की इत्तिला पर, या अन्यथा। अन्यथा ये शब्द निकलता है कि सुमोटो से भी, यानी कि स्वयं के ज्ञान पर भी संज्ञान क्या कर सकता है, ले सकता है। अन्यथा शब्द आपका आया है, कह सकते हैं कि 7 में भी आया है, इसके बाद 11 में भी आएगा। इसके बाद लास्ट आपका हम बता रहे हैं, पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन दो धाराएं और आईपीसी की हम कोरिलेट कर रहे हैं जहां अदरवाइज आया है, और वह है 290 आईपीसी। यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा, 290 कब अप्लाई होगी, ये अन्यथा उपबंधित के सिवाय। यानी कि अगर कोई अपराध हुआ, लोक न्यूसेंस हुआ, और 269 से लेकर आईपीसी में 289 तक कवर नहीं होता, तो वो कहाँ से कवर होगा, 290। तो जनरल प्रावधान लोक न्यूसेंस के बारे में कहाँ है, सादा प्रावधान, साधारण प्रावधान, अवशेषी प्रावधान, रिजुडियरी प्रावधान, अवशिष्ट प्रावधान, ये जो भी शब्द आए की धारा को मारेंगे 290। दंड की मात्रा भी कल भी बताया गया शाम को, कितना अधिकतम है, 200 रुपया। तो अन्यथा शब्द मतलब किसी अन्य प्रकार से। अब शब्दों को देखिए, यानी कि जो तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अन्यथा आपका प्रसंग होते हैं। प्रसंग का मतलब ये हुआ कि जो आपका ओकेजन प्रदान करते हैं,
ओकेजन प्रदान करना मतलब अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना मतलब मौका प्रदान करना। तो क्या अभियुक्त को मौका था, अवसर था कि नहीं? ये क्या अवसर जो है, अभियुक्त जब भी कोई अपराध करता है तो सामान्यतः मौके की तलाश में रहता है और जैसे ही मौका पाता है वह अपराध कर देता है। अतः अभियुक्त के पास अवसर था, क्या ये साक्ष्य में रेलेवेंट होगा कि नहीं? मौका था, होगा कि नहीं? होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कोचिंग वाले भी हैं, जैसे ही देखे कि एपीओ की वैकेंसी आई, तमाम कोचिंगें छोटे छोटे शहरों और इलाहाबाद में खुल गई, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम लोग आपका सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं, खूब वीडियो लगातार क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं इस समय, ये कोचिंग तो वो कोचिंग। तो उसी प्रकार अवसर मिला है तो अवसर का आप भी क्या उठाइए, लाभ एपीओ का। इसमें आपका नार्टन महोदय हैं, नार्टन महोदय ये कहते हैं कि कोई अपराध बिना अवसर के नहीं हो सकता। यानी कि विद्वान नार्टन है, नार्टन ये कहते हैं कि कोई अपराध बिना अवसर के नहीं हो सकता। और आपका केस जो आएगा आर बनाम रिचर्डसन का केस, इसमें हम दिखाएंगे कि जिस समय अभियुक्त ने अपराध किया उस समय लड़की घर में अकेली थी, तो क्या मिल गया मौका कि चलो लड़की अकेली है घर में और इसी समय हम इसका काम तमाम कर दें, तो हत्या कर दिया। अवसर के मामले में आपका अपराधियों को भी देख सकते हैं, जैसे कि इस समय अपाची और तमाम बाइकों से लोग टहल रहे हैं, गर्मी का मौसम है, मुंह बांध कर टहल रहे हैं, हेलमेट लगाकर, और फर्जी आपका नेम प्लेट यानी कि फर्जी आपका ये नंबर प्लेट भी रहता है, फर्जी लगाकर घूम रहे हैं और ताड़ में रहते हैं। ताड़ यानी कि ओकेजन या मौके में कि कहाँ सुन सपाटा मिले तो हम क्या करें, मोबाइल छीन लें या चैन छीन लें, कान की बाली छीन लें। और आप लोग भी भाई सतर्क रहिए। तो अवसर महत्वपूर्ण होता है। अभियुक्त के पास इस घटना को कारित करने का अवसर था, प्रसंग था, ओकेजन था। क्या इसका हम साक्ष्य दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। अवसर पर जो दृष्टांत है वह पहला दृष्टांत है, लिखते रहिए। पहला जो एलेस्टेशन है वह अवसर पर ही आधारित है, मौका पर ही। देखिए प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा? ये तथ्य सुसंगत है कि लूट लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उसने इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। तो जैसे ही आपका बी ने उल्लेख किया कि हमारे पास धन है, हम हाथी खरीदने आए हैं, 15-20 लाख लेकर आए हैं, वैसे ही ए ने सुन लिया होगा, जान लिया होगा, तो मौका मिल गया कि नहीं? इसलिए धन लेकर भले लाखों चलिए, आप कह सकते हैं कि शांति से चलिए, हड़बड़ाहट में न चलिए। भाई हम भी आपका फटे बैग में कई बार धन लेकर चले हैं, लेकिन आपका हड़बड़ाहट में नहीं, शांति से चलना है, ताकि और किसी मित्र को भी न बताइए। और जैसे ही मेले में दिखाए कि हमारे पास धन है, हाथी खरीदूंगा, तो वैसे ही दूसरे को एक को क्या मिल गया, मौका कि चलो इनका धन क्या किया जाए, लूट लिया जाए। तो धन हो तो दिखाया नहीं जाता, शांति से रहिए, नहीं तो चोर उचक्के लुटेरे क्या हैं, सक्रिय हैं। दूसरा देखिए भाई, आपका हेतुक देखा जाए। जहाँ तक हेतु की बात है, रीजन की बात है, यानी कि कारण, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से ही होती है। कारण यह बताता है कि कोई विशेष कार्य क्यों हुआ। आपका कार्य और कार्य करने वाले को कारण जोड़ता है और आपका, अतः ऐसी दशा में आपका
जो कारण होता है वह साक्ष्य में रेलेवेंट बनाया गया है, क्योंकि सामान्यतः यह माना जाता है कि उसी व्यक्ति ने कार्य किया होगा जिसके पास कोई कारण होगा कार्य करने का। जैसे उदाहरण के रूप में ए और बी चुनाव लड़ते हैं और बी हार जाता है, तो बी ए की हत्या करता है। तो कारण क्या है हत्या करने का? कि बी चुनाव क्या किया है, हार गया। इसके बाद आपका ट्रेन की दुर्घटना हो गई, बस की दुर्घटना हो गई। इसके बाद आपका कह सकते हैं एरोप्लेन क्रैश हो गया। तो किस कारण से हुआ? क्या वह जो कारण है सुसंगत है कि नहीं? साक्ष्य में सुसंगत है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका कह सकते हैं एक कारण का उदाहरण अलग से देखा जाए जिसमें तीनों बातें हो, आपका मोटिव या हेतु भी हो, रीजन या कारण भी हो, और मेंसरिया यानी कि दुराशय भी हो। तीनों को एक साथ देखिए लास्ट में, तब आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए ए बी पति पत्नी हैं और इसके 3 बच्चे हैं, यानी कि कुनबा कितने का हो गया टोटल? 5 का। ये 5 दिन से क्या हैं? भूखे हैं। अब ए जाता है एक दुकान से एक ब्रेड लेकर भागता है। तो जब ए ब्रेड दुकान से हटा रहा है तो उसका इरादा ये है कि हम दुकानदार को पैसा नहीं देंगे। तो पहले चोरी के आवश्यक तत्वों में इसे सेट करिए। चोरी के लिए संपत्ति कैसी होनी चाहिए? चल, तो बताते रहिए, ब्रेड चल संपत्ति है कि नहीं? संपत्ति हटाते समय आशय बेईमानी का होना चाहिए। डिसऑनेस्टली आपका संपत्ति हटाते समय, तो जब ए ब्रेड हटा रहा है उसका इरादा बेईमानी का है, क्योंकि वह पैसा देने के लिए आपका तैयार नहीं है। तीसरा आपका कब्जेधारी की सम्मत के बिना, दुकानदार की रजामंदी के बिना हटाता है। और आपका हटाता है किसकी सम्मत के बिना? दुकानदार की, आपका सम्मत के बिना। और वह जो ब्रेड है वह किसके पोजीशन में है? दुकानदार के। तो अगर ये सभी बातें एक साथ अप्लाई हो जाती हैं तो कहा जाता है कि ए ने क्या किया? थेफ्ट। अब किस कारण से यह चोरी किया? ये तो आशय हो गया, मेंसरिया। अब वह कारण किस कारण से चोरी किया? क्योंकि यह और इसका परिवार 5 दिनों से क्या था? भूखा। ये रीजन हुआ। अतः ज़्यादातर घटनाएं किसी न किसी से कारण से ही होती हैं। पैसा कम पड़ गया तो जाकर क्या किया? आपका चोरी लूट करने लगा। अगर 2 बूंद वाला है या ड्रग्स वाला है, अफीमची है, पैसा नहीं मिल रहा, सब सोना चांदी बाइक बेच चुका है, अब कहाँ से लाए? तो चोरी करता है या लुटेरा हो गया और वही लूट का पैसा से क्या करता है? तो क्या कारण है? तो कारण महत्वपूर्ण है। लास्ट में आपका हेतु इस उदाहरण में देखना है। मोटिव का मतलब ये होता है कि कौन सी वह बात है जो व्यक्ति को बार बार उत्प्रेरित करती है किसी अपराध को करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए, उसी को मोटिव कहा जाता है। तो बताइए ए को कौन सी बात जिसे कहा जाता है कि कौन सी बात लग गई? तो लग गई वाली बात आपका क्या है? मोटिव या हेतु है। हेतु का मतलब वह कौन सी बात है जो व्यक्ति को बार बार क्या कर रही है? अंदर अंदर उत्प्रेरित कि चलो ये कार्य करना है। तो आपका कौन सी बात है इसमें? तो ये सोच रहा है कि मैं विवाहित हूँ, 3 बच्चे हैं, मुझ पर लानत है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। ये मोटिव कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा? हेतु। तो अगर हेतु और कारण अच्छा था, आशय बेईमानी का था, तो क्या अपराध में यह कोई बचाव है? नहीं। लेकिन भी लगाना है भाई। दंड देते समय इस बात को ध्यान में रखा जरूर जाता है कि क्या
इसका ये अपराध तो किया किस कारण से किया या मोटिव क्या था। तो एक उदाहरण इस पर आगे फिर देखना पड़ेगा। इसी को आगे बढ़ाया जाए एक लाइन, ये ब्रेड उठाया, न्यायालय में मुकदमा चला, न्यायालय ने ब्रेड चोरी के लिए कन्विक्ट किया, दोषित किया, दंड देने की बारी आई तो दंड नहीं दिया, डांट डपट कर भर्त्सना करके सदाचार की परीक्षा पर छोड़ दिया डांट के कि जाओ विवाहित हो, अब आगे से चोरी वोरी न करना, जाकर स्वस्थ शरीर वाले हो कुछ क्या करो, आपका काम धंधा करो, जाओ इस बार छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो कुछ उदारता बरती जा सकती है लेकिन बचाव नहीं है, न कह दीजिएगा कि बचाव है। अगला देखिए, कारण के बाद आपका कह सकते हैं कि अगला देखा जाए परिणाम या इफेक्ट कहिए या प्रभाव कहिए। प्रत्येक घटना अपना कुछ न कुछ आपका प्रभाव या इफेक्ट या परिणाम छोड़ जाती हैं। जैसे कि अगर जहर दिया गया है तो मुख से क्या फेंकेगा, गाज फेंकेगा, ये प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है कि हो सकता है कि क्या दिया गया हो, जहर। अब प्रभाव के लिए आपका दृष्टांत नंबर बी देखना है, यही ज्यादातर पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रश्न यह है कि क्या कौन ने ख की हत्या की, उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं, यानी कि पैरों के निशान किस धारा में सुसंगत होते हैं। तो गुत्थम गुत्था की धारा में सुसंगत 7 में, किस दृष्टांत में है 2 में, किस रूप में है, रूप भी याद रखना है, किस रूप में है, प्रसंग है कि परिणाम है कि आपका कह सकते हैं हेतुक है परिणाम। इफेक्ट है यानी कि मरने वाले ने मरने से पहले विरोध किया होगा तभी तो तितर बितर पैरों के निशान क्या हुए हैं। अगर विरोध नहीं करता तो पैरों के निशान क्या रहते, आपका सीधे रहते। इसके बाद आइए हालात देखा जाए। जिस हालात में कोई घटना घटित होती है या जिस आपका वास्तविकता में कहिए, जिस कंडीशन या परिस्थिति में कहिए, वह आपका जो परिस्थितियां हैं वह भी सुसंगत हैं। जिसने आपका मौका दिया घटना घटित करने का या संव्यवहार का अवसर प्रदान किया, यानी कि कुल मिलाकर जो वस्तु स्थिति होती हैं, जो वास्तविकता होती हैं, जो हालात होते हैं, वे हालात भी किस सेक्शन में साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, सेक्शन 7 में। हालात देखिए, हालात आपका 2 केस याद करना पड़ेगा। रटन बनाम रेजिनाम का धारा 6 में भी बताया गया था और आर बनाम डोन लन का, आर बनाम डोन लन का 2 केस इस पर याद करना है। और फिर तीसरा दृष्टांत भी देखना है। देखिए भाई, आपका पहले तीसरा दृष्टांत तब 2 केस हालात पर बताया जाए ताकि और समझ में आए। देखिए आपका पहले दृष्टांत देखिए, तीसरा दृष्टांत आपका वस्तु स्थिति से संबंधित है, उसको लिख लीजिएगा, आजकल ये भी पूछा जा रहा है, हालात से संबंधित है। देखिए प्रश्न यह है कि क्या कौन ने ख को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य हैं, यानी कि वह हालात से परिचित था और उस हालात में जैसे ही मौका मिला वह क्या दे दिया, बी को जहर दे दिया और बी क्या हुआ, मर गया। अब इसी में आपका आर बनाम डोने नल का केस तुरंत याद कर लीजिएगा, 20 वाला है, आर वर्सेज डोने नल। देखिए इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति बीमार रहता था, उसकी माँ दवा की शीशी एक जगह रखी थी,
और दवा की शीशी उठाती थी और 2 ढक्कन उसको पिलाती थी। अभियुक्त उसके घर आता जाता था, इस हालात से परिचित था कि दवा की शीशी इसी स्थान पर क्या कर की गई हैं, रखी गई हैं और रोज इसकी माँ आकर क्या करती हैं, पिला देती हैं। एक दिन उसने दवा की शीशी की जगह बदल दी शीशी, जहर की शीशी रख दी। माँ आई, उसको खोली, पुत्र को पिला दी, पुत्र मर गया। तो क्या जिस मने आपका ये जो हालात थे, जो अभियुक्त जानता था, जिसमें उसके अवसर प्रदान किया घटना घटित करने का, क्या ये सुसंगत होगा कि नहीं होगा और किस सेक्शन में होगा? आपका सेक्शन नंबर 7। हालात के लिए आपका अच्छा उदाहरण आपका है रटन बनाम रेजी नाम का। रटन बनाम रेजी नाम के केस में कल भी बताया गया कि रेह जेस्टे को जस्टिस विल्बरफोर्स ने वैज्ञानिक तरीके से समझाया। भाई कल बताया गया था आपका, सतर्क रहिए। रटन बनाम रेजी नाम या क्वीन कहिए, इस केस में जज का नाम याद रखना है। कौन सा जज था? विल्बरफोर्स ने रेहजेस्टे को किस रूप में बताया था? वैज्ञानिक। अब हुआ क्या था? कल भी बताया गया, फिर बताया जा रहा है, तब हालात देखा जाए। हुआ ये था कि एक स्त्री ने पुलिस को फोन किया था, अपना नाम पता बता पाई, उसके बाद उसकी आवाज़ ठप पड़ गई। जब पुलिस उसके घर गई तो वह स्त्री गोली लगने से मर गई थी। पति पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा। पति ने कहा कि दुर्घटनावश गोली चल गई थी, लेकिन आपका हालात क्या थे? हालात ये थे कि पति महोदय दूसरी स्त्री से प्रेम करते थे और अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहते थे। ये बात कोर्ट में क्या की गई? साबित की गई। तो वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता या हालात या वस्तु स्थिति ये थी कि वह व्यक्ति किसी अन्य से क्या करता था? प्रेम। तो ये सुसंगत होगा किस धारा में? 7। अब आइए 8 आइए। धारा 8 में भी 3 बातों को रेलेवेंट बनाया गया है। धारा 8 से भी आपका एलेस्टेशन एक पूछा जाता है। आपका कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन धारा 8 से भी निश्चित आता है। पहले एक एक शब्दों को समझा जाए। आपका सेक्शन 8 में 3 शब्द रेलेवेंट हैं। आपका पहला आपका हेतु, दूसरा प्रिपरेशन या तैयारी और तीसरा पूर्व या पश्चात का आचरण। तो आपका अभी बेरक्ट हम तोड़ेंगे। आपका बेरक्ट देखा जाए आपका, तब हेतु और इत्यादि पर चला जाए। बेरक्ट निकाल लीजिए, आधा आधा करके इसको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पूरा एक बार में पढ़ाना बेरक्ट संभव नहीं है। तो पहले कुछ शब्दों को निकाला जाए। भाई मॉडल में 4 5 6 बता चुका हूँ पहले ही। आपका हेतु और दूसरा कौन सा? तैयारी। पहले ये 2 शब्द देखिए, क्योंकि आचरण थोड़ा लंबा चलेगा, उसमें तमाम टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन प्रयास ये किया जाए कि पहले आपका कह सकते हैं कि 2 शब्दों को देखा जाए। हेतु क्या है? तो हेतु शब्द को आपको हेतु शब्द परिभाषित नहीं है। तो हेतु होता क्या है? तो हेतु मतलब कि आपका दूरवर्ती कारण या ध्येय कहा जाता है या लक्ष्य कहा जाता है, या कौन सी ऐसी घटना है, कौन सी ऐसी बात है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बार बार उत्प्रेरित करती हैं। तो हेतु अपराध का आवश्यक तत्व है कि नहीं पूछा जाता है? नहीं है। अपराध के आवश्यक तत्व थोड़ा बताइए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं, चारों पहले बताइए। पहला तो मानव, दूसरा आपका मानव द्वारा कोई एक्ट या ओमिशन, तीसरा आपका ऐसे मानव के मन में मेंसरिया का होना, आशय या दुराशय,
और चौथा क्षति का होना। अगर ये चार बातें हैं तो हम क्या कहते हैं इसको? अपराध या ऑफेंस। तो क्या हेतु अपराध के आवश्यक तत्व हैं कि नहीं? नहीं है। आपका धारा 7 में आपने कारण पढ़ा, वो भी अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। और धारा 8 में हम हेतु बता रहे हैं, मोटिव बता रहे हैं। तो हेतु अपराध का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक हेतु भी समाहित रहेगा या हेतु। तो हेतु या हेतुक दोनों ये अपराध के एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब एक बार कोई कार्य हो जाता है तो ऐसी दशा में माने किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि कौन सी वह बात थी जो व्यक्ति को बार बार उत्प्रेरित कर रही थी गलत कार्य करने के लिए, वह जरूर रेलेवेंट हो जाता है। यानी कि अब आइए, हेतु कह सकते हैं ये एक मन की भावना है। तो हेतु मानसिक तथ्य है कि भौतिक, देखा नहीं जा सकता। ये कैसा तथ्य है? मानसिक। अब एक आपका क्वेश्चन और बनता है भाई, ज्यादा प्री के ही क्वेश्चन निकालने हैं जो बने हैं। एक आपका जो क्वेश्चन बनता है आपका सेक्शन 14 और सेक्शन 8 से कोरिलेट करके, ध्यान में रखिएगा। मन की दशा, स्टेट ऑफ माइंड, जो ये मन की दशा 14 में दी गई है। आपका क्वेश्चन एक बार ये पूछा है कि मन की दशा में धारा 14 में कौन रेलेवेंट नहीं है। देखिए हम ऑप्शन बना रहे हैं। पहला दे दिया आशय, तो बताइए धारा 14 में इंटेंशन है कि नहीं है। दूसरा दे दिया ज्ञान, तो नॉलेज या ज्ञान है कि नहीं है। तीसरा डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी, ये भी है। और चौथा दे देगा हेतु। अब क्वेश्चन ये बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। लोग कम ही लोग इसको सही करके आते हैं, लेकिन सही करके आइएगा भाई। क्वेश्चन आपका ये बनता है मॉडल कि आपका धारा 14 में मन की दशा में कौन रेलेवेंट नहीं है। तो बताइए तो आप लोग, कौन इसमें रेलेवेंट नहीं है 14 में? हेतु। तो हेतु नहीं रेलेवेंट है 14 में, तो किस धारा में? 8 में। तो आपका देखिए, अब बिगमोर का उदाहरण देखना है और आपका दो कम से कम केस देखना है, फिर मैं बता दूं। बिगमोर ये कहते हैं कि हेतु वह है जिसके कारण मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है, यानी कि उसका मन मजबूर हो जाता है किसी गलत कार्य को करने के लिए, उत्प्रेरित हो जाता है। बार बार वो क्या करती हैं बातें? उत्प्रेरित। अब इसमें दो केस आपका देखना है। एक केहर सिंह का केस ज्यादा पूछा जाता है और दूसरा आर बनाम पामर का केस पूछा जाता है, जो मित्र मित्र ना रहा, यानी कि पैसा उधार वाला। तो दो केस देखना है। पहले केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का केस देखा जाए, 1988 सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन आईपीसी में यहाँ से निकालिए, चांस है इस बार पूछने का क्योंकि अंतर पूछा जा रहा है। तो आईपीसी से पहले 3 क्वेश्चन बनाइए और तब केहर सिंह का केस आपका एविडेंस की धारा 8 में बताया जाए। कि आपका क्वेश्चन ये नया बन सकता है भाई। 3 मैं बना रहा हूँ, अलग से लिखिए उसको भाई, नोट्स में है नहीं, कोरिलेट करके। जो लोग न जानते हों भाई अलग से लिख लें। आपका वर्तमान समय में इस मॉडल का एक क्वेश्चन बन रहा है। आईपीसी की धारा 299 और 300, फिर आपका आईपीसी की धारा 34 और 149, और तीसरा आईपीसी की धारा 107 का क्लाज सेकेंड और 120 बी ए नहीं 120 ए। तीनों में अंतर बताया गया। पिछली बार आपका
134/149 पूछा था। हो सकता है कि अब केहर सिंह का केस पूछ ले, या हो सकता है कि आईपीसी की धारा 299/300 पूछे। तो तीनों केस याद रखिए। पहला लिख लीजिए, आईपीसी की धारा 299 और 300 में अंतर। उसको भाई लिखेंगे, जो लोग न जानते वो अलग से लिखें तीनों केस, तब हेतु आ जाएगा। आईपीसी की धारा 299 और 300 में अंतर। आर बनाम गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविज ने बताया, आर वर्सेज गोविंदा, डिफरेंस पूछे तब, और कुछ ना मार दीजिएगा। वैसे शाम को आज बताया जाएगा आपका। 4 लीडिंग केस हैं, चारों केस। भाई देखिए, ये मैं फिर एक बार सतर्क कर रहा हूँ गलती से, कि अगर अंतर पूछे तब अंतर ये बताना है। 4 केस आगे मैंने बताया जाएगा शाम वाले पीरियड में। आपका अगर ये पूछे कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होते हैं, तो ये केस नहीं मारना है। वह आपका कह सकते हैं दूसरा केस मारना है, और आपका ये केस किसी भी हाल में नहीं मारना। जब डिफरेंस पूछे तब मारना है। अगला लिखिए भाई, आईपीसी की धारा 34 तथा 149 में अंतर। 34/149, ये इस बार आया था क्वेश्चन में। अंतर नानक चंद के वाद में बताया गया। नानक चंद, नानक चंद, ये आया था इस बार पिछली बार। तीसरा जो आपका क्वेश्चन पढ़ना है कि एक आईपीसी की धारा 107 का सेकंड खंड और 120 ए, लिख लीजिए। 107 का सेकंड खंड अलग से भी पूछा जाता है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण सीधे कहाँ निगमित है। 107 के किस क्लाज में, सेकंड, और 120 ए में भी षड्यंत्र है, तो दोनों में अंतर किस केस में बताया गया। तो केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। केस लिखिए, केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। केहर सिंह का केस है। ये 3 अंतर अच्छे से याद करके जाइएगा। केहर सिंह वर्सेज दिल्ली प्रशासन। केहर सिंह के वाद में हेतु को डिटेल में बताया गया, और ये बताया गया कि हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता। अगर किसी अपराध में हेतु नहीं है तो कोई बात नहीं है, हेतु के बिना भी व्यक्ति दोषी ठहराया जा सकता है, ये भी बताया गया। तो केहर सिंह का जो केस का उपनाम है इंदिरा गांधी मर्डर केस कहा जाता है, सरनेम इसका है। अब केहर सिंह का हेतु दिखाया गया। हेतु यह था कि हजूर इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी थी, और ये बात बार बार केहर सिंह को क्या कर रही थी, उत्प्रेरित, कि हम इसका बदला लेंगे, बदला लेंगे। और इसीलिए केहर सिंह ने षड्यंत्र रचकर किसको मरवा दिया, इंदिरा गांधी को। तो आपका ये आपका दूसरा देखिए, आर बनाम पामर का केस एक बार पूछा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आर वर्सेज पामर का 1856 का केस है। जस्टिस कैंपबेल, आर बनाम पामर, पामर, जस्टिस कैंपबेल हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था, ए बी दोनों दोस्त थे। ए ने बी को पैसा उधार दिया था, और ए बार बार बी से पैसा क्या कर रहा था, मांग रहा था। अब न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, न ए रहेगा और न ही पैसा मांगेगा, तो बी ने ए की हत्या कर दी। अब कारण क्या था कि पैसा उधार लिया था, हेतु क्या था कि बार बार बी को ये बात कचोट रही थी कि हमें ए का क्या लौटाना है, पैसा।
तो चलो मार ही दें, न बांस रहेगी न बांसुरी, यानी कि न नौ मन तेल हुई है और न राधा नची है। इसका मतलब ये, और कोई उदाहरण हो तो भाई आपका, ये तो सब पुरानी कहावतें हो गई, नई कहावतें बताई जाएंगी आपका। तो ये आर बनाम पामर में हेतु क्या था कि बी को बार बार ये बात क्या कर रही थी, कचोट रही थी, उत्प्रेरित कर रही थी कि चलो किसकी हत्या कर दें, एक ही। ऐसे चुनाव हारना भी है भाई। अगर चुनाव हारे हैं और 2 साल से आपके मन में कचोट रहा है कि हमारा, हमें ग्राम प्रधानी में हरा दिया, तो आप क्या किए, 2 साल बाद मार दिए, तो ये भी क्या होगा, हेत। अब आइए कंडक्ट देखा जाए। जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि नहीं, तैयारी पहले, तैयारी देखना है ना भाई, कंडक्ट कहाँ से आ गया, अभी तो हेत समाप्त हुआ, तैयारी देखिए भाई। जहाँ तक तैयारी की बात है, पहला जो अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, पहले कंसेप्ट बनाइए, अपराध के चरणों या स्टेजों पर थोड़ा गौर करिए, और एक क्वेश्चन हम आईपीसी से भी निकालेंगे जो लगातार बनता है आपका। कोई भी ऑफेंस एकाएक नहीं होता, उसके कुछ स्टेप होते हैं, सीढ़ी होती हैं, चरण होती हैं। तो चारों चरणों पर गौर करिए और चारों चरणों को बताइए। तो पहला चरण क्या है, इंटेंशन या मन में आशय। दूसरा चरण क्या है, तैयारी। तीसरा चरण क्या है, अटेम्प्ट या प्रयत्न। और चौथा करण चरण कार्य के क्या है, पूर्णता। तो अब बताइए भाई, आशय पर एक एक लाइन सबको देखा जाए, तब प्रिपरेशन बताया जाए, और जो टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है वह हमें थोड़ा अच्छे से बताना है। एक ही दो टेक्निकल क्वेश्चन इसमें बनेंगे। व्यक्ति के मन में क्या छुपा है, ये मानव क्या दानव भी नहीं जान सकता। यानी कि व्यक्ति के विधि व्यक्ति के हृदय में निवास नहीं करते, व्यक्ति के मन में क्या विचार चलते हैं, आपका ये बस की बात नहीं है जानना। अतः केवल बुरे विचार मन में रखना कभी भी दंडनीय नहीं है, ये अपराध नहीं है। सामान्यतः दूसरा नियम आपका तैयारी है। तैयारी का मतलब अपराध करने के लिए साधनों को एकत्रित करना। तो 4-5 साधन आप भी बताइए जहाँ की अपराध करने के लिए साधन एकत्रित करवाया जाए। लाठी बलम जुटा लिया, हथियार खरीद कर ला दिया, जहर खरीद कर ला दिया, चाकू खरीद कर ला दिया, बम बम खरीद कर ला दिया। तो ये क्या किया, तैयारी, यानी कि अपराध करने के लिए क्या जुटाया, साधन। अब इसमें जो समस्या आएगी कि जो ये प्रिपरेशन या तैयारी है, ये घटना के पूर्व की तैयारी सुसंगत है कि घटना के बाद की, कि दोनों की, ये पूछ सकता है क्वेश्चन नया बिल्कुल। तो दोनों मार्क कराइए, अलग से भले लिख लीजिए। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, भले अलग से इसको लिख लीजिए कि तैयारी सुसंगत है, घटना के पूर्व की, घटना के बाद की, दोनों की। तो अलग से इसको लिख लीजिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अभी पूछा नहीं गया है। ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन आएंगे, और जो ये 10-15 क्वेश्चन अचीव करेंगे उन्हीं का प्री में होगा। क्योंकि सबसे बड़ी फाइट इस समय मैं बता दूं, प्री में है आपका, प्री में है। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक एक जो छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं, कोई बात छोड़ी नहीं जा रही है, एविडेंस में थोड़ा कठिन है, इसलिए थोड़ा स्लो भी चल रहा है। आईपीसी रहती तो अब तक कितना क्या होता। स्पीड आईपीसी में बढ़ सकती है, और पैरा में भाई 2 कानूनों में उतना स्पीड में नहीं चल सकता, नए लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाएगा स्पीड। हम तो 2 दिन में भी एविडेंस पूरा बिहार के लिए पढ़ाए हैं, 80% आया भी है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए काम करता है जो पहले से एक बार पढ़ा और गढ़ा दोनों हो। तो गढ़ा हो मतलब पूरी तरह क्या किया हो, बेयर एक्ट के कई शब्दों पर पकड़ रखता हो।
और दृष्टांतों पर भी पकड़ बनानी है, सिद्धांतों पर भी, केसों पर भी, केवल धाराओं पर नहीं। कई लोग फोन कर रहे हैं कि बेयर एक्ट रट डालें, तो क्या बेयर एक्ट रटने से ये सब आ जाएगा? क्या ये बेयर एक्ट में दिया है कि कौन तैयारी दंड सुसंगत है? क्या ये बेयर एक्ट में है कि केवल तैयारी दे दिया? तो आपका फिर आगे बढ़ा जाए, तैयारी पर 2-3 क्वेश्चन और आईपीसी में बनता है। सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं है, क्योंकि तैयारी के बाद भी व्यक्ति के पास ये अवसर रहता है कि वह अपने विचार बदल ले। जैसे कि रकम्मा का केस रटे रहिएगा, रकम्मा रकम्मा रकम्मा। फिर मैं बता दूं, 309 पर BHU LLM में भी आया था। एक औरत कुएं की ओर दौड़ते हुए जा रही थी, बीच में लोगों ने रोक लिया। क्या वह आत्महत्या के प्रयत्न की दोषी होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी भी उसके पास अवसर था कि वह कुएं में कूदने से पहले अपना विचार क्या करती। तो उसका कार्य मात्र क्या माना जाएगा? तैयारी। सामान्यतः तैयारी दंडनीय है कि नहीं? नहीं है। लेकिन एक बार कार्य हो जाने के बाद तैयारी इसने किया था, ये सुसंगत होगा कि विसंगत? सुसंगत। घटना की पूर्व की तैयारी की, पश्चात की, दोनों? अब पश्चात की तैयारी देखिए। पश्चात की तैयारी में आपका जो आता है कि घटना से संबंधित साक्ष्यों को छुपाना, इसके लिए यानी कि मिटा देना, छुपा देना, सच्चा साक्ष्य न आए सामने, इसके लिए घटना के बाद पूरा प्रयास करना। तो आप कह सकते हैं कि 2 सेक्शन आईपीसी के कम से कम याद रखिए, लगातार पूछा जाता है। एक आपका 201 याद रखेंगे और दूसरा 204। भाई फिर मैं बता रहा हूँ, इस पर 2 आपका सेक्शन लगातार क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। 204 पर, अगर कोई घटना घटित हुई है, आप साक्ष्य को नष्ट कर रहे हैं, साक्ष्य को मिटा रहे हैं, साक्ष्य को छिपा रहे हैं, ये कहा जाएगा घटना के बाद की तैयारी। ये किस धारा में रेलेवेंट होगा? साक्ष्य में, धारा 8 में। और ये दंडनीय भी है आपका 201 आईपीसी में। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है, भाई अगर कोई दस्तावेज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, उसको नष्ट करेंगे, उसको छुपाएंगे, सामने नहीं आने देंगे, तो उसके लिए अलग सेक्शन बना है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट आए तो 204 मार कर आइएगा, और अन्य आए तो कौन मारना है? 201। डॉक्यूमेंट को छुपा लिया या, और तो आपका 204। आपका दस्तावेज अन्य में आए तो आपका हथियार हथियार गोला बारूद आए तो 201 में आएगा। कपड़ा वपड़ा जला दिया, लाश को जला दिया, तो सब किस में आएगा? 201 में। तो फिर तैयारी, सामान्यतः तैयारी भी दंडनीय नहीं। एक और उदाहरण देखिए, ए ने बी को मारने, देखिए आईपीसी भी तमाम क्वेश्चन चल रहे हैं, ये नहीं कि केवल एविडेंस ही चल रहा है। आपका आईपीसी में कई क्वेश्चन जो आए हुए हैं वह मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ। अगर कोरिलेट नहीं करना रहता तो कई सेक्शन समाप्त हो गए, लेकिन कोरिलेट से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। आपका एक क्वेश्चन और बनता है, वह देखा जाए, ए ने बी को मारने के आशय से जहर खरीद लिया, तो ये तैयारी है। पुलिस ने पकड़ लिया तो कहा कि हम यहाँ मुकर सकता, भी मैंने मौका है पैर वापस खींचने का, कह सकता है कि हमने जहर तो खरीदा है चूहों को मारने के लिए, बी को मारने के लिए नहीं। यानी कि अभी भी मौका है कि वह अपने विचार क्या कर सके, बदल सके। इसलिए सामान्यतः तैयारी का जो स्टेज है वह आईपीसी में दंडनीय नहीं है। लेकिन जैसे ही लेकिन लगता है, आपका खतरनाक चीज होती है, वहीं रट्टा मार कर जाना है आईपीसी में, एक सेक्शन आपका बनता है। 4 दशाएं ऐसी दी गई हैं जहां की केवल तैयारी करना दंडनीय आईपीसी में बनाया गया है, और ये माना जाता है
कि आपने इन 4 अपराधों को करने की तैयारी की है तो आपका जो आशय है वह निर्दोष नहीं होगा, सदोष ही होगा, रांगफुल होगा। तो चारों आपका प्रावधान और इसके बाद सेक्शन रट्टा मारना मैं बता रहा हूँ। पहला 122 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की तैयारी, हथियार क्या किए हैं, गोला बारूद रख लिए हैं कि अब भारत सरकार के खिलाफ हम क्या करेंगे, युद्ध पूछा जाता है किस धारा में, 122। दूसरा 126 है भारत के साथ मैत्रीपूर्ण देशों में लूटपाट की तैयारी, भले लूटपाट न किए, हथियार सब साज सामान क्या किए, जुटा लिए। तीसरा आपका 399 है डकैती की तैयारी, लूट की तैयारी दंडनीय नहीं है। देखिए फिर एक बार याद रखिए, चोर अब ये दे सकता है कि किसकी तैयारी दंडनीय नहीं है, चोरी, लूट, उद्यापन, डकैती नहीं, किसकी तैयारी दंडनीय है, थोड़ा उल्टा हो गया हो, तो किसकी तैयारी दंडनीय है ये दे सकता है ऑप्शन। तो आपका दे देगा कि आपका चोरी, आपका उद्यापन या एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती। तो किसकी प्रिपरेशन ही दंडनीय है, डकैती की धारा में इसे दंडनीय बनाया गया है 399। रटिए भाई, किस धारा में, आईपीसी के 300 आपका 99 में। एक क्वेश्चन इसी तर्ज पर बना है राजस्थान में कि कौन सा ऐसा अपराध है जो तैयारी में भी दंडनीय है, आपका प्रयत्न में भी दंडनीय है और अपराध करने में भी दंडनीय, मैंने कार्य की पूर्णता दे देगा, चोरी, लूट, आपका उद्यापन और डकैती। तो कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी करनी भी दंडनीय है, फिर आपका प्रयत्न करना भी दंडनीय है और आपका कह सकते हैं कि ये डकैती करना भी माने अपराध करना भी दंडनीय है। याद करके जाएगा तीनों स्टेज में कौन सा अपराध दंडनीय है, डकैती। तो ये क्वेश्चन आपका राजस्थान में एक बार पूछा गया, हो सकता है कि आगे रिपीट करे। और अंतिम है सिक्कों के कूटकरण की तैयारी, यानी कि नकली सिक्का ढालने या नकली नोट छापने की मशीन ला दिए हैं और पकड़ लिए गए तो कहेंगे कि हम कागज छापेंगे, तो सिक्के की मशीन लाए हैं ढालने वाली, तो क्या उससे आपका लोहा निकलेगा कि सिक्का छापेंगे। तो इसमें भी मात्र पकड़ लिए गए मशीन से तब भी दंडनीय। ये कई धाराओं में है, 233, 235, 242 आपका सिक्कों का कूटकरण। इसलिए आपका इस प्रकार आपका तैयारी भी हो गई। इसके बाद आइए कंडक्ट, आचरण पर एक क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांस रहता है। इसके बाद भाई दृष्टांत बताया जाएगा, थोड़ा बहुत और देखिए। जो आपका पूछा जाता है कंडक्ट के बारे में, एक क्वेश्चन तो आपका कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन। जैसे कि एक कंडक्ट हम घटना के पहले का दिखाते हैं, एक कंडक्ट पहले समझिए, घटना के बाद का। घटना के पहले चाकू तेज करते हुए देखा गया था, ये कैसा आचरण है, पूर्ववर्ती की पश्चातवर्ती। बंदूक साफ करते हुए देखा गया, घटना स्थल की ओर जाते हुए देखा गया, वैसा ही विष लाते हुए देखा गया जिस विष से क्या हुई थी, हत्या। तो एक ऐसा आचरण है पूर्ववर्ती। घटना के बाद साक्ष्य को मिटा दिया, कैसा आचरण है, घटना के बाद गांव से फरार हो गया, पश्चातवर्ती। घटना के बाद स्वांग रच रहा है, यानी कि लगा रोने कि हाय मेरी पत्नी मर गई है, जबकि मारा है डावरी के लिए, तो एक ऐसा आचरण है। घटना के बाद स्वांग रचना, फरार हो जाना, पूछने पर पे आपका शरीर अकड़ गया, चेहरा पीला पड़ जाना, या पूछने पर आपका रक्त की धमनियों में क्या हो जाना, तेज आचरण माने आपका, या भागना, घटना के बाद तेजी से क्या किया, दौड़कर,
तो ये कैसा आचरण है। अब आचरण और कथन आइए, यही आपका अटैक करना है। सामान्यतः सेक्शन 8 में व्यक्ति का जो कंडक्ट होता है वह आपका रेलेवेंट होता है, लेकिन स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होता। पहला नियम ये याद रखना है। आचरण के बारे में कानून उदार हैं, जबकि कथन के बारे में कठोर हैं। आचरण रेलेवेंट होता है, जबकि स्टेटमेंट सामान्यतः रेलेवेंट नहीं होता। अब क्यों ऐसा नियम बनाया गया है भूमिका में, देखिए, क्योंकि जब तक कि बहुत बड़ा एक्टर न हो तब तक वह झूठा आचरण या नहीं दर्शा सकता। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप रोइए, तो क्या आप शाहरुख खान जैसे रो सकते हैं? नहीं, सामान्यतः नहीं। इसलिए आचरण के बारे में कानून क्या है, उदार हैं। कथन तो कोई भी मुख से कुछ भी बोल दे। कथन तो भाई हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं, बोलने में क्या है। अब कहा आचरण दर्शाना कठिन है, मिथ्या बहुत बड़ा एक्टर ही दर्शा सकता है, लेकिन झूठा कथन कहना क्या है, आसान। इसीलिए आचरण के बारे में विधि उदार है और कथन के बारे में क्या है, कठोर। इसके बाद आगे आया जाए, एक कोरिलेट करके क्वेश्चन एपीओ में आया है कि आचरण या कंडक्ट को कहाँ कहाँ रेलेवेंट बनाया गया है। वह आपका सीआरपीसी में पूछा है, फिर आपका एविडेंस में भी पूछा है। तो एविडेंस की धारा 8 और सीआरपीसी में साक्षी की भावभंगी यानी कि डी माइनर की धारा में है। रट कर आइए, बताया गया था 280। तो दोनों को एक साथ पढ़िएगा, कौन कौन सी धारा, आपका सेक्शन 8 एविडेंस का, और कौन सी धारा सीआरपीसी की 280। साक्षी की भावभंगी यानी कि डी माइनर सुसंगत होगा कि नहीं होगा। और आपका मन की दशा 14 में। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि किसका जो कंडक्ट है वह रेलेवेंट होता है, और इसमें किसका किसका कंडक्ट रेलेवेंट होता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो आपका अभियुक्त का, तो बताइए अभियुक्त का जो आचरण है क्या वह धारा 8 में सुसंगत होगा कि नहीं होगा। अपराध करने के पूर्व की पश्चात की दोनों, अपराध करने के पूर्व का उदाहरण, आपका घटना स्थल की ओर तेजी से गया और अपराध के बाद घटना स्थल से तेजी से क्या हुआ, भाग रहा था। जैसे कि आप लोग ब्रेक में चाय पीने जाते हैं, चाय की दुकान पर पंचौरा होने लगा, वैसे पंचौरा तेज होता है, उससे हमें मतलब नहीं है भाई। आपका पंचौरा करिए, क्या करिए, आप पंचौरा खूब करिए क्लास के बाहर, उस पर रोक टोक नहीं, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। हंसी मजाक के साथ साथ क्या जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, ये भी ध्यान में रखना है। हंसी मजाक भी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसी के साथ क्या जरूरी है, पढ़ाई और गढ़ाई भी। यानी कि जाकर बेर क्या करिए। अब कहा जाता है कि मथिए, और एक एक शब्दों को तो मैं मथ ही रहा हूँ। देखिए 10 मिनट से आपका आचरण पर केवल क्या चल रही है भूमिका। तो अभियुक्त का आचरण सुसंगत है कि नहीं है। इसके बाद वादी और प्रतिवादी का, यानी कि सिविल मामलों में प्लेंटिफ और किसका, डिफेंडेंट का। इसके बाद सिविल मामलों में वादी के एजेंट और प्रतिवादी के एजेंट का भी। इसके बाद आपका लास्ट में देखना है पीड़िता का या पीड़ित व्यक्ति का, यानी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है उस व्यक्ति का, चाहे महिला हो या पुरुष, घटना के पूर्व का आचरण और घटना के बाद का आचरण क्या होगा, रेलेवेंट। इसमें एफआईआर भी अगर पीड़िता दर्ज कराती है जाकर, तो वह धारा 8 में पश्चातवर्ती आचरण के बारे में क्या होगा,
रेलेवेंट। एक लास्ट में क्वेश्चन जो बनता है, अभी भूमिका चल रही थी, कल हम डायरेक्ट इसको तोड़ेंगे। थोड़ा कठिन जरूर है भाई, मैं बता दूं। धारा 8 इसके बाद फिर थोड़ा आसान आएगी, क्योंकि इधर की जो धाराएं आपका 15 तक की धाराएं हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे कि 81 में है आईपीसी के कि आवश्यकता विधि को वशीभूत कर लेती है, यानी कि आवश्यकता कानून को प्रचलन से क्या करती है, रोक। उसी प्रकार 14-15 तक ज्यादा। तो लास्ट लाइन, एक लाइन देखिए, अगर आपका परिवाद और कथन, अगर शब्द दे कि परिवाद करके कहा, तब धारा 8 में आचरण में लाइएगा। परिवाद किए बिना कहा तो धारा 8 में न लाइए। ये क्वेश्चन लगातार गलती लोग कर रहे हैं। दृष्टांत हैं दो। एक दुराचार की शिकार महिला है, वह परिवाद करके कहती हैं कि हमारे साथ ये हुआ, तो ये धारा 8 में घटना के बाद के कंडक्ट के रूप में क्या होगा, रेलेवेंट। और बिना परिवाद के कहती हैं तो धारा 8 में रेलेवेंट नहीं होगा। इसी उदाहरण को लूट पर भी सेट कर देना है। जो दृष्टांत दिए गए हैं धारा 8 में, कल बताए जाएंगे। एक केस भी लीडिंग केस आता है, उसको याद रखना है। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, अल्पमत में निर्णय जस्टिस महमूद ने दिया था, धारा 8 में सुसंगत माना, लेकिन बहुमत ने मृत्युकालिक कथन को माना। तो भाई अल्पमत में पूछे तब, तो क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का केस किससे संबंधित है, तो 8 न मार दीजिएगा, 8 नहीं 32। क्या क्लास कौन सा, 1। हाँ, ये दे दे कि अल्पमत में किसने किस धारा में सुसंगत माना, तब कौन, 8 में किस जज ने माना, क्योंकि आजकल अंदर से क्वेश्चन जज का नाम भी पूछ रहा है, तो जस्टिस महमूद। तो कल इसको भाई आपका पढ़ाया जाएगा आगे आपका आचरण पर, अभी भूमिका ही रही, क्योंकि एविडेंस है। इसके बाद धारा 9 आपका पढ़ाया जाएगा, कल आ जाएगा। धारा 9 आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला है। तो धारा 11 में प्लिया फेलिबाई, 12 नहीं 13 14, फिर वही 15 तक 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ेगी। तो अगला क्लास आपका, इतना गर्मी है भाई, देखिए क्या किया जाए, बहुत। हाँ निकल जाइए, 1-2 दिन में देखते हैं, थोड़ा मौसम सही हो भाई, तभी चलाया जाएगा।